हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है और क्या लिखना है, उसके इम्पोर्टेंट कंटेंट्स कौन थे हैं, आज हम इस एक्ट के अंदर देखेंगे। इस एक्ट के अंदर कंटेंट्स है इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, डेफिनेशंस अंडर द एक्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, the benefits covered under this act, ESI Corporation, ESI Hospital and penalties under the act। तो एक एक आज हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 is a social security legislation in India. It provides financial and medical benefits to employee and their dependents in case of sickness, maternity, disablement or death due to employment related injuries। ये एक्ट जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए फाइनेंशियल और मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। और इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट्स, फ्यूनरल और मेडिकल बेनिफिट्स एंड अदर बेनिफिट्स। इसका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव है। द स्कोप ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इज एक्सटेंसिव, कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू कॉन्टिजेंसीज। It applies to non-seasonal factories and certain specified establishment where the number of employees 10 or more। मतलब जो फैक्ट्रीज है जहाँ पर 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क करते हैं, वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। और कुछ ऐसे भी फैक्ट्रीज है जिसमें 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, जिसमें नॉन पावर मशीनरीज का यूज़ होता है, उसमें भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। बाद में आता है इसका ऑब्जेक्टिव। अब इस एक्ट के अंडर कौन से प्रोविजंस कवर होते हैं ये देखेंगे हम। पहला है हेल्थ केयर प्रोविजंस, इंश्योरिंग मेडिकल केयर फॉर इंश्योर्ड पर्सन एंड देयर डिपेंडेंट्स ड्यूरिंग सिकनेस, मैटरनिटी एंड अदर कॉन्टिजेंसीज। मतलब सिकनेस, कोई बीमारी हुई, मैटरनिटी एंड अदर कॉन्टिजेंसीज मतलब डिसेबलमेंट, मेडिकल या कोई फ्यूनरल फंक्शन होगा तो वहाँ पर प्रोविजंस मिल सकते हैं। बाद में फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रोवाइडिंग मॉनिटरी बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय इन टाइम्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रेस, इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिसेबलमेंट और इंजरी। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है इन द केस ऑफ डिसेबलमेंट। फिर वो डिसेबलमेंट टेम्प्रेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। बाद में सोशल सिक्योरिटी, क्रिएटिंग अ सेफ्टी नेट for workers and their families by offering various benefits including medical, sickness, maternity and disable benefits। इसका मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन है और उसकी फैमिली है, उनको अलग अलग प्रकार के बेनिफिट दिए जाते हैं इस एक्ट के अंडर। प्रिवेंशन ऑफ वर्क रिलेटेड रिस्क, encouraging safety measures in workplaces to prevent occupational hazards and reduce the occurrence of employment related injuries। जो फैक्ट्री में काम करते समय जो दुर्घटना होने वाली है और एक्सीडेंट होने वाली है, उसके लिए प्रिवेंशन भी करता है ये एक्ट। इसके अंडर आता है फिर इंक्लूसिव कवरेज, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और बाद में एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू ESIC। ESIC मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये ESI की कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बाद में देखेंगे। अब आता है डेफिनेशंस अंडर दिस एक्ट। कौन से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो आज हम देखेंगे। एम्प्लॉय का मीनिंग क्या है? एनी इंडिविजुअल एंगेज्ड फॉर वेजेस और सैलरी इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट मतलब जो भी कोई फैक्ट्री या कंपनी है, उसमें काम करने वाला हर एक व्यक्ति, उसे जो मुआवजा दिया जाता है, पगार दी जाती है, वेजेस, उसको हम एम्प्लॉय कहते हैं। और एम्प्लॉय स्किल्ड लेबर हो सकते हैं, अनस्किल्ड हो सकते हैं, जिसका काम सुपरवाइज़र का हो सकता है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और एनी अदर टाइप ऑफ वर्क, उस इंडिविजुअल पर्सन को एम्प्लॉय कहेंगे। बाद में आता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन्स उसके रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स laying on the insured person for support including a spouse, children and dependent parents। मतलब इंश्योर्ड पर्सन की बीवी, उसके बच्चे
और बाद में उसके पेरेंट्स, इन्हें हम कहेंगे डिपेंडेंट्स। बाद में आता है कंट्रीब्यूशन पीरियड इन द इंश्योरेंस एक्ट, द 6 month पीरियड एंडिंग ऑन June 30 और December 30 एज स्पेसिफाइड। जो 6 महीने का पीरियड होता है जून 30 तक या उसके बाद 30 दिसंबर तक, उसे कंट्रीब्यूशन पीरियड कहते हैं। बाद में वेजेस, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिम्यूनरेशन एक्सक्लूडिंग सर्टन आइटम्स लाइक ओवर टाइम बोनसेस एंड स्पेसिफिक अलाउंस। मतलब जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसके बदले में दिए जाने वाले पैसे या सैलरी, उसको हम वेजेस कहते हैं। और वेजेस में ओवर टाइम की सैलरी, बोनस, जो बाकी के स्पेसिफिक अलाउंस दिए जाते हैं, डियरेंस अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस, वो एक्सक्लूड किया जाता है। बाद में फैक्ट्री, प्रीमाइसेस वेयर 10 or more persons are employed or were employed on one day of the preceding 12 months with the manufacturing process। मतलब ऐसी कौन सी भी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 10 और 10 से ज़्यादा लोग काम करते हो या इससे पहले एक दिन में ज़्यादा लोग काम किए हो विद अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उस इस्टेब्लिशमेंट को हम फैक्ट्री कहेंगे। बाद में आता है इंश्योर्ड पर्सन, एन एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द एक्ट एलिजिबल टू रिसीव द बेनिफिट्स। मतलब इस एक्ट के अंदर जो भी पर्सन इंश्योरेंस लेने के लिए एलिजिबल है उसे हम इंश्योर्ड पर्सन कहेंगे। मैटरनिटी बेनिफिट, अमाउंट पेएबल टू एन इंश्योर्ड वुमन ड्यूरिंग इनकैपेसिटी, कन्फाइनमेंट और स्पेसिफिक पीरियड्स। मतलब कोई भी वुमेन जो इसके अंडर बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल है इन द पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट, जैसे कि मिसकैरेज और प्रेगनेंसी और एनी अदर स्पेसिफाइड पीरियड्स। उसके बाद है डिसेबलमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस ड्यू टू एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। मतलब कोई भी एक्सीडेंट, दुर्घटना होती है और उसके बाद कोई भी एम्प्लॉय काम करने के लिए अनेबल होता है। और डिसेबलमेंट परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। तो अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट gives the applicability of the act. The act applies in the first instance of all factories using power and employing 20 or more person on wages। मतलब जिस फैक्ट्री में पावर मशीनरीज का यूज़ होता है और 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, 20 और 20 से ज़्यादा, वहाँ पर एक्ट एप्लीकेबल है। और सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट कवर्स स्मॉलर पावर यूजिंग फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 to 19 persons। मतलब जहाँ पर स्मॉल पावर मशीनरीज यूज होती है और वहाँ पर 10 से 19 पर्सनस काम करते हो। उसके बाद नॉन पावर यूजिंग फैक्ट्रीज, वहाँ पर 20 और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करने चाहिए। बाद में उसमें कवर किया जाता है होटल्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाज, प्रीव्यू थिएटर्स, न्यूज़पेपर इस्टेब्लिशमेंट एंड रोड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सनस। उसके बाद आता है बेनिफिट्स अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर कौन से बेनिफिट्स कवर किए जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिकनेस एंड एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। तो सिकनेस मतलब कोई भी बीमारी हो, उसके दौरान जो आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो इस एक्ट के अंडर बेनिफिट दिए जाते हैं। और एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट मतलब जो लॉन्ग टर्म इलनेस है, जैसे कि कोई ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी, लियोप्रेसी या कोई मेंटल डिसीज़, तो उसमें एक्सटेंडेड बेनिफिट दिए जाते हैं जो कि स्टैंडर्ड बेनिफिट से कुछ % ज़्यादा होता है। उसके बाद में आता है मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट मतलब जो मैरिड वुमन है फैक्ट्रीज में काम करने वाली, उनको दिया जाता है। और कौन से केस में दिया जाता है, जैसे कि उनकी प्रेगनेंसी, कन्फाइनमेंट, मिसकैरेज और इन द पीरियड ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड और एनी अदर मेडिकल सपोर्ट, उस टाइम पर मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है। उसके बाद में आता है डिसेबलमेंट बेनिफिट। मतलब इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट
काम करते समय अगर फैक्ट्री में कोई दुर्घटना होती है, आपत्ति होती है, जिससे आपको कोई नुकसान होता है, आप कमाई करने के लिए, अर्निंग करने के लिए अनेबल होते हैं, तो उस टाइम पर आपको डिसेबलमेंट बेनिफिट में दिया जाता है। और उसमें अगर परमानेंट इंजरी होती है तो आपको एक्सटेंडेड डिसेबलमेंट बेनिफिट दिया जाता है। उसके बाद आता है डिपेंडेंट्स बेनिफिट। तो डिपेंडेंट्स में सबसे पहले आते हैं नॉमिनीज़। अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन है और उसकी नॉमिनीज़ रिकॉर्डेड है तो नॉमिनीज़ को बेनिफिट दिया जाता है। उसके बाद आते हैं उसके सक्सेसर्स, जिसमें वाइफ, उसके बच्चे, और उसके बाद आते हैं उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है और बेनिफिट लेने के लिए अनेबल है, तो उसका बेनिफिट जो है उसके नॉमिनीज और सक्सेसर्स को जाता है। उसके बाद आता है फ्यूनरल बेनिफिट्स। तो फ्यूनरल बेनिफिट्स मतलब अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके फ्यूनरल फंक्शन के लिए बेनिफिट दिया जाता है। उसके बाद आता है मेडिकल बेनिफिट। तो मेडिकल बेनिफिट भी कवर किया जाता है इस अंडर एक्ट, दिस एक्ट के अंडर। तो इसमें फुल मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई ड्रग्स की ट्रीटमेंट और एनी अदर मेडिकल बिल जो है इस एक्ट के अंडर पे किए जाते हैं। और अदर बेनिफिट्स, तो अदर बेनिफिट्स में क्या होता है? सप्लाई ऑफ फिजिकल एड्स, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ केयर्स, मेडिकल बोनस, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, या आप किसी पेशेंट को, जो पर्सन है उसको अगर सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो भी इस एक्ट के अंडर कवर किया जाता है। इसके बाद आता है ईएसआई कॉरपोरेशन, मतलब द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये दिया गया है एक्ट के सेक्शन 3 में। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये ईएसआई कॉरपोरेशन बनाया जाता है, वो कौन बनाता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंडर ईएसआई कॉरपोरेशन की स्थापना की जाती है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स। और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। एंड इट ऑपरेट्स थ्रू इट्स रीजनल ऑफिसेज, सब रीजनल ऑफिसेज एंड डिस्पेरेंसीज अक्रॉस द कंट्री। मतलब इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बाकी इसके जो सब रीजनल ऑफिसेज है, बाद में हर एक स्टेट में ऑफिस, फिर हर एक रीजन को ऑफिस, बाद में डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिस, इनको ये हेड करता है, ऑपरेट करता है। ईएसआई कॉरपोरेशन की फंक्शन, पावर एंड ड्यूटीज़ क्या है, सेक्शन 19 में दिए गए हैं। दिस कॉरपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग द ईएसआई स्कीम to promote the benefit of the scheme, improvement of the health and welfare of insured person and major expenditures under this act। मतलब ये जो एक्ट है इसका इम्प्लीमेशन सही तरीके से करना, इसकी स्कीम को प्रमोट करना, और उसके बाद हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोविज़न जो है उसकी इम्प्रूवमेंट देखना, ये ईएसआई कॉरपोरेशन का ड्यूटीज़ है। इसके बाद आता है ईएसआई हॉस्पिटल, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल। ईएसआई हॉस्पिटल्स आर सेट अप विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव मेडिकल सर्विसेज टू इंश्योर्ड पर्सन्स एंड देयर डिपेंडेंट्स कवर अंडर द ईएसआई स्कीम। मतलब जो ईएसआई हॉस्पिटल है वहाँ पर जो इंश्योर्ड पर्सन है, इस अंडर के इस एक्ट के अंडर वर्क करने वाले जो भी एम्प्लॉय है उनको ईएसआई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल सकती है, फुल मेडिकल केयर ऑफ सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स। जो इंश्योर्ड पर्सन है उसे खुद को भी ट्रीटमेंट मिल सकती है और उसके डिपेंडेंट्स को भी मिल सकती है। उसमें ओपीडी सर्विस हो सकती है, मेडिकल अटेंडेंस, ट्रीटमेंट, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट, ड्रग्स, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन फॉर द मेंटल patients and any other treatment given in the ESI hospital। बाद में पेनल्टी,
अब देखो हर एक एक्ट में पेनल्टी दी जाती है। पेनल्टी कब मिलती है? जब कोई एक्ट के अंडर एक्ट का वायलेशन करता है। एनी ऑफेंस अंडर द एनी एक्ट, मतलब इस एक्ट के अंडर कोई ऑफेंस करता है और बाद में कोर्ट में गिल्टी प्रूव हो जाता है तो उसको क्या पेनल्टी है? तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 1 ईयर बट नॉट लेस देन 3 मंथ्स और फाइन अप टू 4000 रुपीज़ और बोथ, मतलब उनको 1 साल, ज़्यादा 1 साल और कम से कम 3 महीने की सज़ा मिलती है और 4000 रुपये का जुर्माना और बोथ दोनों भी मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।